सरकार यूसीसी लाने जा रही है, इसका आदिवासियों के कस्टमरी लॉ पर बहुत असर करेगा। उसके लिए हमारी पार्टी एपीआई क्या स्टैंड कर लेती है? नहीं, यूसीसी से तो यूसीसी अगर लाया जाता देखे तो आदिवासियों का तो जो कस्टमरी लॉज है वो तो गारंटीड है। आर्टिकल 13(3) आई फील सो क्लॉज 3 में जो है वो गारंटीड है, जो फंडामेंटल राइट्स में भी कस्टमरी लॉ को जो है 2 या 3, डोंट गेट कंफ्यूज, बट आर्टिकल 13 में जो है सब जो क्लॉज है उसमें मिल जाएगा आपको। तो जो कस्टमरी लॉ है उसको मान्यता मिली गई है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आप एक कोई और पैरामीटर के आधार पर सबके लिए यूनिफॉर्म बनाओगे तो आदिवासियों के कस्टमरी लॉ तो उसमें समाप्त हो जाएंगे। तो और अगर कस्टमरी लॉ अगर आदिवासियों के समाप्त हो गए तो अगर कस्टम ही समाप्त हो गया, कल्चर ही समाप्त हो गया तो आदिवासी समाप्त हो गया। क्योंकि आदिवासी तो बनता 2 चीजों से है, एक कल्चर और दूसरा उस टेरिटरी में जो हजारों साल से वो रह रहा है उसकी वजह से आदिवासी बनता है। तो अगर कस्टम और कल्चर को ही समाप्त कर दिया तो 20, 30, 40, 50 सालों में आदिवासी जो है वो कोई है देश में ये क्लियर नहीं रहेगा, और उसके बाद वो टेरिटरी से उनको निकालना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यूसीसी आदिवासियों के लिए कम से कम जो है वो अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, क्लियर व्यू है। दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी को जब तक आप इंक्लूड नहीं करते तब तक डेमोक्रेसी जो है, जिसको कंसोलेशनल डेमोक्रेसी कहा जाता है, वो नहीं बनती है। तो आप डेमोक्रेसी अगर इंडिया में रखना चाहते हो तो डाइवर्सिटी को वेलकम करना चाहिए। और ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत सारे सिविल लॉज जो है वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। सिर्फ यहाँ पर जो कस्टमरी लॉज है या वेरियस जो रिलीजियस लॉज है उसमें जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो महिलाओं के साथ भेदभाव है, उसको खत्म करने के लिए अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है, उस पर सोचा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ यूसीसी यूनिफॉर्मली एकदम ला लेना देश में वो ठीक नहीं है, और आदिवासियों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको हम लोग जो है वो अपोज करेंगे, लेकिन अपोज करने के लिए पहले आप प्रयास कीजिए कि हम पार्लियामेंट में एपीआई को भेजिए, क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे तो कैसे उस पर काम करेंगे। अगर मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे साथ 2, 4, 5, 10 लोग अगर पार्लियामेंट एपीआई से पहुंच जाते हैं तो इसको हम ज्यादा अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे। फिर मैं वहां बीजेपी गवर्नमेंट को डांस कराऊंगा पार्लियामेंट के अंदर में। सर, एक मराठी में सवाल था वन हक्क से लेकर, तो लहुदास भरत जी का सवाल था, वन हक्क दावे दाखल करून सुद्धा रिजल्ट लागत नाही तर काय करावं लागेल सर याच्यासाठी? आणि ग्रामसभाला पैशाची नोटीस दिली आहे आणि ती केव्हा जाहीर होईल? नहीं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में कुछ बहुत सारा प्रोविजंस दिए गए हैं कि ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट की जाए। ग्राम सभा के रूल्स भी महाराष्ट्र के अंदर में भी है, उसको देखने की जरूरत है। फिर ग्राम सभा ने वो पट्टे जो है जो 10 एकड़ के यानी 4 हेक्टर के, उसकी बाउंड्री आइडेंटिफाई करना चाहिए, निस्तार पत्रक को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन वो आदिवासी के परिवार है जिनके पास में वो जमीन नहीं है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसको जो है प्रॉपर लिस्टिंग करके फिर ग्राम सभा करके वो रेजोल्यूशन जो है एसडीएम को और कलेक्टर को देना चाहिए। ये पहला काम तो ग्राम सभाओं को ठीक से करने की जरूरत है। और ग्राम सभा करने के पहले भी नोटिस देना चाहिए एसडीएम और कलेक्टर को, फॉरेस्ट वालों को और रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स को, और ग्राम सभा का रेजोल्यूशन के बाद भी वो प्रस्ताव देने चाहिए बाकायदा स्टैंप और सील के साथ। ग्राम सभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके स्टैंप एंड सील से ये काम पहला प्रोविजन हो जाने के बाद, जब कलेक्टर को आप प्रॉपर वे में सारा चीजें आइडेंटिफिकेशन करके दोगे, उसके बाद में भी अगर कलेक्टर उसको अलॉट नहीं कर रहा है तो फिर आप उसके ऊपर में ग्राम सभा फिर कर कलेक्टर को कह सकते हैं कि भाई रीजन दीजिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं, और कलेक्टर से या फॉरेस्ट वाले से राइटिंग में जो है वो रीजन लीजिए, ओरली नहीं। उसके बाद में जो है एक स्टेट लेवल के ऊपर में कमेटी है जो अपीलेट कमेटी है, उस अपीलेट कमेटी को आप जो है वो अपील कीजिए। और उसके बाद में भी अगर मान लीजिए उसको वो अपीलेट कमेटी भी जो है वो अगर सॉल्व नहीं कर रही है और वो अगर वन अधिकार के पट्टे नहीं दे रही है तो ये डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर दैट। ये प्रोसीजर मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छी है, और लिमिटेड आंदोलन वगैरह भी साथ में कर सकते हैं। आप कोई गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हैं क्या, या नहीं होना चाह रहे? कुछ स्टैंड लिए क्या एपीआई ने? इस तरह से सवाल था उनका। नहीं, एपीआई किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी, लेकिन एपीआई के साथ अगर कोई गठबंधन जो है वो अलायंस करना चाहता है तो उसके लिए हम ओपन है। और उसमें भी हमारा सबसे बड़ा प्रमुख जो है वो बात यह है कि ये जो हमारा बहुत वास्ट पॉलिसीज है उसको एक मोटी मोटी बातों को जो है वो अलायंस माने, और उन बातों को अलायंस अगर मानता है मोटी मोटी बातों को तो फिर जो है उनके साथ में हम अलायंस कर सकते हैं। पर हम किसी
अलायंस में शामिल नहीं होंगे एपीआई, पर किसी अलायंस के साथ हम जो है वो अलायंस कर सकते हैं। सर राजू मुर्मू जी झारखंड से है, उनका सवाल था सर क्या भारत के शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में पंचायती चुनाव त्रिस्तरीय चुनाव क्या संवैधानिक है? नहीं, अब वो संविधान में पार्ट 9 में आ गया है तो इसलिए वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। बट जहां तक शेड्यूल्ड एरियाज है, शेड्यूल्ड एरियाज में आदिवासियों की खुद की ग्राम सभाएं थी और आदिवासी जो है वो खुद की ग्राम सभा के और कस्टमरी लॉ के हिसाब से ही डिसाइड किया करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शेड्यूल्ड एरियाज में जो पंचायती राज का जो इलेक्शंस है वो उसको रिक्वायर्ड नहीं है। पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड एरियाज में उसकी जरूरत नहीं है। नॉन शेड्यूल्ड एरियाज में ठीक है, थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, लेकिन शेड्यूल्ड एरियाज में वो इलेक्शंस और उसकी जरूरत नहीं है। आदिवासियों की ग्राम सभा को अथोराइज करना चाहिए उन चीजों में, शेड्यूल्ड एरियाज में वो ज्यादा अच्छा होगा। सत्र समाप्त हुआ संसद का, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने एक के ऊपर एक बिल बिना चर्चा के, काफी महत्वपूर्ण बिल थे, बिना चर्चा के सम्मत कर लिए। तो इस सारी घटना, ये संसद की प्रणाली को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ना काम में नहीं आती है। ये बार बार हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखिए आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 107 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप उठाकर देख लीजिए इन आर्टिकल्स को। हमारे देश के अंदर में किसी भी लॉ को पास करने के लिए, संसद को काम करने के लिए केवल 10% कोरम की जरूरत है। यानी 545 में 55 लगभग जो है वो एमपीज होने चाहिए, और राज्यसभा का आप निकाल लीजिए 250 में से जो है वो 10%, 25 एमपीज। अगर ये कोरम है और उसमें से मेजॉरिटी लोग अगर वोट कर लेते तो दैट बिकम्स अ लॉ। तो जस्ट टेल मी वेदर दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी रूल है। अगर पार्लियामेंट को अगर मेजॉरिटी रूल से लॉ पास करना है तो द कोरम शुड बी 51%। एंड अगर क्वालिफाइड मेजॉरिटी रूल से अगर पास करना है तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस डिस्क्वालिफिकेशन जो भी है उस समय में, उसके जो है 66% लोगों ने जो है वो लॉ को पास करना चाहिए। तो हमारे संविधान में तो ये प्रोविजन है ही नहीं ना। तो ये जब संविधान में ही प्रोविजन नहीं है और उसका कोई दुरुपयोग करना चाहे तो उसको आप कैसे रोकोगे? तो मैं समझता हूं कि यही बात मैं कह रहा हूं कि संविधान में बहुत डिफेक्ट्स है, उसको पॉजिटिव अमेंडमेंट से जो है वो दूर करने की जरूरत है। जब तक संविधान के इन डिफेक्ट्स को आप रखोगे और फिर उम्मीद करोगे कि बीजेपी ऐसी कर रही, कल कांग्रेस ने वैसा किया, परसों कोई और भी इसको कर सकता है, तो मैं समझता हूं इसमें कोई मायने नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी का सिग्निफिकेंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी को देखना चाहिए। रूल ऑफ लॉ को एक्सपांड करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में सही डेमोक्रेसी की मॉडल को लाने की जरूरत है जो इंडिया में नहीं है अभी प्रिवेलिंग कॉन्स्टिट्यूशन में भी। सर कुछ बातें आप बहुत सालों से बोल रहे हैं कि जैसे आप मराठा आरक्षण के समय बोले थे कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ये नहीं हो सकता है। तो अभी भी लेटेस्ट महाराष्ट्र के एक्स सीएम जो है अशोक राव जी चौहान, उन्होंने इसके ऊपर बात कही। तो ये आपकी बात जो है लोगों को लेट समझ में आ रही है, ऐसा समझेंगे हम लोग? नहीं, लेट समझ में क्यों, पर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा मानते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है, लिखने वालों में तो बहुत विद्वान थे। तो ये जो हमारी जो मिथ्स है ना माइंड में, उसके वजह से हो रहा है। भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त ये कहा गया लिखने वालों ने कि भाई रिजर्वेशन इज फॉर माइनॉरिटी ऑफ सीट्स, और फिर आर्टिकल आप 16(4) को अगर आप देख लेंगे तो उसमें भी कहीं ऐसा कोई स्पेशल नहीं लिखा हुआ है कि भाई 50% एक्सीड होना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब इंदिरा स्वामी का केस हुआ, या आखिरी जो अभी मराठा आरक्षण का भी केस हुआ, बीच में नागराज का भी जी केस हुआ, 9-10 जो लीडिंग केसेस है रिजर्वेशन के ऊपर में इंदिरा स्वामी से लेकर, तो उसमें सारे समय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 16(4) को और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को, उस डिबेट को कोट किया जहां पर जो है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ने कहा कि भाई ये तो रिजर्वेशन इज फॉर माइनॉरिटी ऑफ सीट्स, यानी 50% से कम सीटों के लिए आरक्षण है। तो जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 50% के से ज्यादा का प्रोविजन नहीं है और ओबीसी की अकेले की आबादी लगभग 45% से ज्यादा है और SC/ST की 25.5% से ज्यादा है, तो मान लीजिए अगर आप 76% अगर और EWS उसमें 8-10% जुड़ गया अभी, तो फिर रिजर्वेशन का 50% से ज्यादा कहां होगा? तो इसलिए ये तो बहुत सिंपल कॉमन सेंस है कि इट रिक्वायर्स अ पॉजिटिव अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने 2016 में जब मराठा आरक्षण जेव्हा होत होता आणि मूक मोर्चे निघायचे तेव्हाच मी म्हणालो होतो की भाई इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू दीज मोर्चास। अच्छी बात है, द फिलिंग इज व्हेरी गुड। मराठा जे लोक होते आणखी बाकी तत्सम पण ज्या कम्युनिटीज आहेत त्यांच्या ज्या संवेदना आहेत, त्यांचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याला मला कळत होतं आणि आय एम विथ देम फॉर ऑल दिस यू सी डिस्क्रिमिनेशन अँड डिप्रिवेशन ज्या त्यांच्या
प्रॉब्लेम्स होत आहेत. पण जोपर्यंत संविधान अमेंड होत नाही तोपर्यंत हे संभव नाही. आणि संविधान अमेंडमेंट व्हायला पाहिजे आणि 50%चा जो सिलिंग आहे तो त्याला समोर न्यायला पाहिजे. या बोलणारा मी पहिला नेताच नव्हे. मी 2 बिल्स बनवून दिलेत ह्याकरता संसदेला आणि त्याच्यामध्ये हे प्रोव्हिजन ऑलरेडी केलेलं आहे मी. आणि आय एम द फर्स्ट लीडर टू डू दिस इन इंडिया. जसा इलेक्ट्रोल सिस्टमवर, ह्युमन राईट्सवर, आदिवासींच्या इंडिजिनस राईट्सवर हे जे हिस्टॉरिकल बिल्स मी बनवले, आय एम द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया सिन्स 1949 हू एव्हर थॉट अबाउट ऑल दिस थिंग्स अँड आय हॅव ऑल्सो प्रेझेंटेड द बिल्स टू द पार्लमेंट. बिलकुल खरं आहे. घटना दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. 50% पेक्षा जास्त आरक्षण आणण्याचा प्रोव्हिजन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये करणं आवश्यक आहे. आणि ओबीसीला आणि मराठासारख्या तत्सम कम्युनिटीजला रिझर्वेशन इन प्रमोशन 16(4)A मध्ये SC ST बरोबर ते सुद्धा ऍड करण्याची आवश्यकता आहे. मला आनंद आहे की अशोकराव चव्हाण यांना जे आहे उशिरा नसो पण माझी गोष्ट कळलेली आहे. पण काँग्रेस जेव्हा होती तेव्हा त्यांनी ही गोष्ट नाही कळली. आजही काँग्रेसचे एमपीज आहे पण ते बिल मूव्ह करू शकत नाही. हा जो त्यांचा पेच आहे मला कळत नाही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा. ह्या पेच त्यांनी सोडवावा पहिले. म्हणजे तुमचे एमपीज आहेत, तुम्ही बिल आणू शकत नाही का असं करता तुम्ही? म्हणजे तुमचे एवढे एमपीज तुमचे संसदेमध्ये आहेत एनसीपी आणि काँग्रेसचे आणि तुम्ही एक साधा बिल नाही आणू शकत? राहुल गांधी एवढे घोषणाबाजी करत फिरतात, तुम्ही एक बिल का नाही आणू शकत? मग बिल आणा, त्याला डिफीट होऊ द्या ना, बीजेपीला वोट करू द्या ना त्याच्या अगेन्स्टमध्ये आणि बोला मग पूर्ण देशामध्ये की ओबीसी आणि मराठा लोकांच्या विरुद्ध आहे बीजेपी. तर मला वाटते की ही लाईन ऑफ ऍक्शन जास्त करेक्ट आहे. फक्त बोलून चालणार नाही, बिल आणा. तुम्हाला जर जमत नसेल तर मी ऑलरेडी ड्राफ्ट केले, मी माझं नाव हटवून तुमचं नाव देतो कोणत्याही एमपीला, त्याला तुम्ही मूव्ह करा. किंवा 24 मध्ये जे आहे मी संसदेमध्ये येत आहे, मला कॉपरेट करा एपीआयला, मला येऊ द्या संसदेमध्ये. तुमचे जे आहे अर्ध्यापेक्षा जास्त प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करतो. तर ह्या गोष्टीकडे अशोकराव चव्हाणांनी, बाकी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आणि एनसीपीच्या नेत्यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे. नाहीतर फक्त हे शरद पवार आणि अजित पवारांची जी ही एक नुरा कुस्ती आहे, डावपेच आहेत, गुंवा गुंवी आहे, याच्याने काही मराठ्यांचा आणि ओबीसींचा उद्धार होणार नाही. ईवीएम रहती है, निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है, ऐसे में एपीआई कैसे चुनाव जीत सकती है? सुझाव दीजिए. या ईवीएम रहती है, कोई पार्टी नहीं जीत सकती, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है. मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ से अगर आप चंद्रयान भेज रहे तो वहां कंट्रोल होता है, तो ईवीएम क्यों नहीं कंट्रोल हो सकती? इस तरह के काफी सवाल थे सर हमारे दर्शकों के. नहीं, ये जो अभी बोल रहे हैं वो बात काफी हद तक सही है. 90% ये बात सही है. ईवीएम जो है, देखिए बड़ा अभी ये भी बात एक बहुत मुझे बोलते बड़ा दुख हो रहा है कि जब ईवीएम आया, कांग्रेस ने ईवीएम को लाया और कांग्रेस ने राजीव गांधी के पीरियड में ईवीएम को लाया, उसका मिसयूज आज बीजेपी कर रही है. ठीक है, अब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसकी इतने सारे एमपीज हैं. अभी खरगे जी प्रेसिडेंट है कांग्रेस के और सीनियर मोस्ट जो है वो एमपी भी है लोकसभा के अंदर में, शायद अभी राज्यसभा में इलेक्शन ही हुआ. लेकिन वो लोग इसको ईवीएम को रिमूव करने के लिए एक बिल भी जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. जबकि उनका उदयपुर कन्वेंशन में भी कांग्रेस ने कहा था कि नहीं, हम ईवीएम नहीं बैलेट से चुनाव के लिए करेंगे. बट व्हाई यू आर नॉट मूविंग अ सिंपल अमेंडमेंट बिल टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स टू रिमूव द ईवीएम फ्रॉम द इलेक्शन लॉज. ये इलेक्शन लॉ का बुक मेरे पास में बैठा हुआ है. ये इलेक्शन लॉ का इतना बड़ा बुक है. मैंने इलेक्ट्रल सिस्टम को बदलने के लिए 10 बिल्स दिए, तो इसलिए ये चीजों को मैं अच्छी तरह से समझता हूं. देखिए, अब महत्वपूर्ण बात यह है, आप जो कह रहे हैं ईवीएम को बिल्कुल टैंपर किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है. इट इज वेरी मच पॉसिबल. व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? रादर मैं ये कहूंगा कि ईवीएम बनाने का, ईवीएम किसी लॉ के अंदर ही नहीं बन रही है, पर चुनाव ईवीएम के ऊपर हो रहा है. देखिए, रेनाइसेंस जापान एंड माइक्रोचिप यूएसए. माइक्रोचिप यूएसए इसका प्रोसेसर चिप बनाता है, जो उसका मेन चिप है. उस पर कोड लिखता है यूएसए की कंपनी माइक्रोचिप, फिर देता है उसको रेनाइसेंस जापान को. रेनाइसेंस जापान जो है वो सेंट्रल सीपीयू जिसको बोला जाता है, जहां पर वोट स्टोर होते हैं, उसको जो है वहां पर जो है वो बनाता है. और ये चिप जो है वो सीपीयू में लगती है, वो जापान के अंदर में कोड, उसका सोर्स कोड लिखती है अमेरिका की कंपनी, जापान की कंपनी सीपीयू बनाती है और वो जाके भारत की 2 कंपनियों को देती है, भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हैदराबाद का जो दूसरा कंपनी है तो उसको देती है. अब मजे की बात देखिए, ये दोनों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, ये दोनों गवर्नमेंट के अंडर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर नहीं है. भेल और जो दूसरी हैदराबाद की कंपनी है
वो दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है. सो दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. देन this chip is being manufactured, CPU is being manufactured abroad, so it is not under the companies law of India. आप देखिए, ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ईवीएम आती है, ना कंपनीज लॉ के तहत ईवीएम आती है. ईवीएम की चिप और सीपीयू बन रही है अमेरिका और जापान में, वो हमारी दो पीएसयूज को दे रही है. तो ईवीएम इज नॉट अंडर एनी लॉ ऑफ इंडिया, बट स्टिल द इलेक्शंस आर बीइंग कंडक्टेड ऑन द ईवीएम्स. और इस पर तो बहुत रिसर्च हो गया है कि इसका सोर्स कोड को चेंज किया जा सकता है, डुप्लीकेट चिप लगाई जा सकती है, डुप्लीकेट सीपीयू लगाया जा सकता है, और कई अलग अलग मेथड से इसकी हैकिंग हो सकती है, इसकी टैंपरिंग हो सकती है. तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. और ईवीएम रहते हुए मैं समझता हूं कि सही कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है देश के अंदर में चुनाव को फेयर वे में कराना, फेयर वे में जीतना. और इसलिए मोदी गवर्नमेंट आप देखिए यूएस के साथ में दौरा करके, यूएस में ज्यादा जो है वो इनके लोग भी है 40,000 भारतीयों में, तो वहां ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है तमाम चीजों को. दैट इज द वन प्रॉब्लम. बट इसको अपार्ट फ्रॉम दैट हमको इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट करना ही पड़ेगा, और अच्छे लीडर्स को अगर अच्छे लोग सपोर्ट करें तो एक कम से कम इलेक्शन जीतने की संभावना बनती है. क्योंकि 5-10% अगर वोट टैंपर भी हो जाए और अगर हम ज्यादा क्लियर वोट ले तो एकदम डायरेक्टली भी किसी को हराना जिताना इतना आसान नहीं है ईवीएम रहने के बावजूद. तो अच्छे लीडर्स को, अच्छे पार्टीज को जनता ने सपोर्ट करना चाहिए. और मैं ऑलरेडी ओपनली बोला है कि भाई अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ये बिल को संसद में मूव करना चाहते हैं, सिंपल, ऑलरेडी आपका बैलेट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड रूल 61 में, आपको सिर्फ ईवीएम को हटाना है. तो अगर कोई भी एमपी इस बिल को टेबल करना चाहता है तो मैं वो कर सकता है. अगर आपको नहीं आता है तो मैं बिल बना के देता हूं, मेरे लिए 15 दिन का केवल काम है. और कोई भी एमपी को जो है आप तैयार कर लीजिए, मैं उनके नाम से बिल बनाकर दे दूंगा ताकि डेमोक्रेसी जो है वो इंप्रूव हो सके. लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको करने के लिए कांग्रेस सीरियस नहीं है. बाकी जो पार्टीज जेडीयू जैसी या आरजेडी जैसी या एसपी जैसी जो पार्टीज है, या जेएमएम जैसी पार्टीज है, या डीएमके जैसी पार्टीज है, ये लोगों को भी ये चीजें करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. इसलिए बेहतर होगा कि मेरे जैसे एमपी जो है वो पार्लियामेंट में जाए, तो ये चीज जल्दी सॉल्व होगी. और मैं आपसे कह रहा हूं केवल ईवीएम एक इश्यू नहीं है, हमारे देश की पूरा चुनावी व्यवस्था डिफेक्टिव है. जो एक वोट से जीत के जाने का जो ये रूल है, 50%, 51% का भी रूल नहीं है. ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये चुनाव तंत्र है. अमीर और गरीब में, लोकतंत्र में चुनाव नहीं हो सकता. अंबानी और आदिवासी में इक्वल चुनाव नहीं हो सकता. जब तक आप कंपनीज को, पार्टीज को डोनेट करने का लॉ रखेंगे, और जब तक आप पार्टियों पर सीलिंग नहीं लगाएंगे एक्सपेंडिचर पर, तो गरीब इंसान फॉर्म तो भर सकता है पर चुनाव नहीं इलेक्ट होकर जा सकता. तो इसलिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो डिस्ट्रिक्ट में ही मेजोरिटेरियन नहीं है, स्टेट लेवल पर भी जो है वो मेजोरिटेरियन है. इस एफपीटीपी का जो सिस्टम है, जो दुनिया में एडवांस यूज नहीं करती है, वो लाने की जरूरत है. वो हमको करना चाहिए. पीआर सिस्टम को लाने की जरूरत है, पब्लिक फंडिंग को लाने की जरूरत है, मीडिया रेगुलेशन को लाने की जरूरत है, और साथ में जो है वो ईवीएम को हटाने की भी जरूरत है. तो ये तमाम इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा. उसके लिए मैं 10 बिल ऑलरेडी दे चुका हूं. ईवीएम का बिल मैं एडिशनली बना सकता हूं. अभी मेरे 10 बिल में सिर्फ मैंने पेपर ट्रेल काउंटिंग का उसमें दिया था. बट नाउ इफ इट इज रिक्वायर्ड मैं बिल्कुल बनाकर दे सकता हूं. 15-20 दिन में वो बिल बन जाएगा. टाइपिंग 10-15 दिन में होगी, 1 महीने का काम है. दैट कैन बी डन. वो इंडिया गठबंधन बना है, वो लोग, वो पार्टीज आई है, तो वो देखेंगे उसमें अभी उनका नीति क्या है, कैसा है, वो देखेंगे. और उसके बाद में अगर हमसे कोई बातचीत करता है तो हम उसमें ज्वाइन तो नहीं होंगे, लेकिन उनके गठबंधन के साथ में अलायंस हो सकता है एपीआई का. लेकिन नीति को पहले देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है. अभी देखिए वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो इंडिया अलायंस में है और वो खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में. तो वो काफी बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. शरद पवार किधर जाएंगे ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अजित पवार बीजेपी में गए, वो भी पीछे पीछे जाएंगे, ऐसी न्यूज है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन दैट. तो पहले वो आपसी कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट उससे ज्यादा एक नीति तो क्लियर हो कि वो करना क्या चाहते हैं देश के अंदर में. एपीआई का नीति तो क्लियर है कि हम क्या करना चाहते हैं. तो उसके बाद में अगर कोई हमसे डायलॉग करना चाहे अलायंस के लिए तो हम कर सकते हैं, पर हम उसमें शामिल नहीं होते.